रेडी। आज हम बात करेंगे बेसिक कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, यानी हार्ट के लिए जो बेसिक जांचें की जाती है इस बारे में हम बात करेंगे। एंजियोग्राफी से रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी अलग वीडियो किया है, इसलिए आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हार्ट की सिंपल बेसिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे ईसीजी, इको, स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस एमआरआई, सीटी स्कैन, कार्डियक एंजाइम्स। ये जो बेसिक हार्ट की टेस्ट होती हैं जो ओपीडी बेसिस पे या बिना एडमिशन के की जाती है, हम उस बारे में बात करेंगे। इन टेस्ट की क्या वैल्यू है, इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना आता है और इनको करने से डॉक्टर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और आगे क्या करना रहता है, वो उस बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक को बेसिकली डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि जब आप डॉक्टर के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कोई भी हार्ट की समस्या लेके, तो वो आपको कुछ टेस्ट करने को बोलता है और वो टेस्ट अगर नॉर्मल या एबनॉर्मल आती है तो हमें एज अ पेशेंट पता ही नहीं चलता कि उस टेस्ट में डॉक्टर को क्या इन्फॉर्मेशन मिली और फर्दर अगर कोई टेस्ट करना है तो क्या टेस्ट करना है और क्यों वो टेस्ट करने की ज़रूरत है, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, इस बारे में एज अ पेशेंट किसी को कुछ भी नहीं पता रहता और हम डॉक्टर पर रिलायंट रहते हैं कि वो हमें वो डिसाइड करके बताते हैं कि आगे क्या क्या टेस्टों की ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक में उन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उस टेस्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि जब भी वो टेस्ट डॉक्टर परफॉर्म करे तो आपको भी कुछ आइडिया रहे और आगे फर्दर दूसरे टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उस बारे में आपको थोड़ी जानकारी रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट के करंट का टेस्ट है। इसमें हम बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर में कुछ इलेक्ट्रोड या चैनल्स लगा देते हैं और छाती के ऊपर कुछ प्रिकॉर्डियल लीड्स बोलते हैं वो लगाते हैं, जिससे कि हार्ट के करंट की मैपिंग होती है। बेसिकली हार्ट एक करंट सिस्टम पर चलता है, यानी कि जब हार्ट धड़कता है तो साइनस नोड यानी हार्ट का जो मेन ग्रंथि है वहाँ से करंट पास होता है, वो पूरे हार्ट के फाइबर्स में स्प्रेड करता है, जिससे कि हार्ट हर बार धड़कता है। इस करंट को जब हम असेसमेंट करते हैं या टेस्ट करते हैं तो वो हमें ईसीजी में पता चलता है। करंट के अलावा कुछ और पैरामीटर्स यानी हार्ट के साइज़ और हार्ट के कुछ बीमारियों के बारे में भी ईसीजी में पता चलता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। ईसीजी हार्ट का सबसे बेसिक और सबसे सस्ता टेस्ट है जो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है, ज़्यादातर बहुत सारे क्लिनिक्स में भी अवेलेबल रहता है। सिंपल 100-200 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। जब भी कोई पेशेंट छाती का दर्द लेके हार्ट रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स लेके जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट यही करते हैं, तो ये सबसे बेसिक कार्डियक इन्वेस्टिगेशन में आता है। ये टेस्ट में हार्ट अटैक को 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और ईसीजी ऐसी चीज़ है जो मिनट टू मिनट बेसिस पे चेंज हो सकती है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और सिंपल ईसीजी वो करता है और वो नॉर्मल आता है तो इससे हार्ट अटैक पूरी तरह रूल आउट नहीं हो जाता। सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक जिसको एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं यानी स्टेमी, ये वाले हार्ट अटैक में भी ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 90% जैसा रहता है। 5 to 10% केस में इसमें भी मिस हो सकता है। इसके अलावा मीडियम लेवल का हार्ट अटैक यानी जिसको अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, उसमें ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 50% रहता है, यानी 50% केस में ईसीजी डिटेक्ट करेगा और 50 में कई बार मिस भी कर सकता है। ईसीजी का ज़्यादा वैल्यू तब होता है जब हम पेन चालू हो उस टाइम पर अगर ईसीजी को करें। ईसीजी जैसे ही पेन अपने आप कम हो जाता है वैसे ईसीजी भी कुछ मिनट के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है, इसलिए ईसीजी की मिनट टू मिनट चेंज होने की चांसेस रहती है। इसलिए कई बार पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि सर कल ही ईसीजी कराया था वो नॉर्मल था, अभी दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। तो ईसीजी ऐसी चीज़ है जो मिनट टू मिनट चेंज हो सकती है और गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक का डाउट लगे तो हर 10 मिनट में ईसीजी करना चाहिए, एटलीस्ट हर आधे घंटे में तो एक बार रिपीट करना चाहिए ताकि ईसीजी के चेंजेस पिकअप हो सके। तो इसलिए अगर 2 दिन पहले का ईसीजी नॉर्मल है या कुछ हफ्तों पहले किया हुआ ईसीजी नॉर्मल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो पेन है वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ईसीजी मिनट टू मिनट चेंज हो सकता है, इसलिए इसे बार बार करने की ज़रूरत होती है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अगर बहुत बार भी करे तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता और इन्फॉर्मेशन कई बार नई इन्फॉर्मेशन नए ईसीजी के साथ हमें मिल जाती है। ईसीजी से हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज पिकअप नहीं होता, हार्ट अटैक भी पिकअप करने का मैंने बोला जैसे कि 50 to 90% प्रेडिक्टिव वैल्यू रहता है, पर अगर किसी नली में 60-70% ब्लॉकेज है तो वो ईसीजी पे पिकअप नहीं होगा, उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है। कई लोग को ऐसा लगता है कि सर ईसीजी हो गया मतलब नॉर्मल है, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, लोग हमें पूछते हैं, तो वो गलत सोच है क्योंकि ईसीजी में कभी भी हार्ट की नली में ब्लॉकेज अगर वो स्टेबल ब्लॉकेजेस हैं तो वो पिकअप नहीं होंगे। सिर्फ हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ चेंजेस अगर हैं तो ही ईसीजी पर डिटेक्ट किए जा सकते हैं। यूजली जब पेशेंट हार्ट अटैक में आता है तो जैसे ही उसका एडमिशन होता है उस टाइम पे या इमरजेंसी वार्ड में आता है उस टाइम पे एक ईसीजी करते हैं और आइडियली हर 10 मिनट में एक बार ईसीजी को रिपीट करना चाहिए। अगर कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है तो हर आधे घंटे में एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार अटैक के टाइम पर भी जो पहला ईसीजी किया जाता है वो कई बार नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि बॉडी में कई बार ईसीजी चेंजेस आने में भी कुछ मिनटों का टाइम लगता है और उसके बाद फिर सेकेंड ईसीजी करते हैं या थर्ड ईसीजी करते हैं तो कई बार उस टाइम पे हार्ट अटैक पिकअप होता है। तो इसलिए आइडियली हर आधे घंटे में ईसीजी को
रिपीट करना चाहिए। अगर पेशेंट को पेन बिल्कुल सेटल हो गया या नॉर्मलाइज हो गया तो फिर बार बार रिपीट करने का ज़रूरत नहीं, फिर मे भी 2-4 घंटे में एक बार भी इसे किया जा सकता है। ईसीजी की बेसिस पे हम पेशेंट का हार्ट अटैक के बेसिस का जो पेशेंट आता है उसमें उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का चांसेस कैसे है वो भी असेस कर सकते हैं। इसमें हम अटैक कितना छोटा है कितना बड़ा है ये भी असेस कर सकते हैं। कई लोग का ईसीजी देख के हम बता सकते हैं कि बड़ा हार्ट अटैक है, इसके जान जाने का चांसेस कैसा है, इसको प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं। तो ईसीजी का उसमें भी रोल है। कितने नलियों का ब्लॉकेज है ये नहीं पता चलता, लेकिन अगर एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो एटलीस्ट एक नली 100% बंद है, इतना आप ईसीजी के बेसिस पे बता सकते हो। इसके अलावा बाकी नलियों का क्या सिचुएशन है वो तो एंजियोग्राफी करेंगे तभी पता चलेगा। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि साहब एंजियो किया नहीं तो आपको कैसे पता कि ब्लॉकेज है, आप कैसे बता सकते हो कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। तो ईसीजी में कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके टेक्निकल डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। या एसटी एलिवेशन जब होता है या डिप्रेशन होता है तो उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज 90-100% है या कम वाला है, पेशेंट को बड़ा हार्ट अटैक है कि छोटा हार्ट अटैक है। ये सब चीज़ें ईसीजी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हालांकि ईसीजी सबसे बेसिक टूल है तो इसलिए ईसीजी की इंफॉर्मेशन कई बार गलत भी हो सकती है। फर्दर कई बार एंजियो की फाइंडिंग्स जब हम ईसीजी करते हैं तो वो चेंज भी हो सकती है। तो ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू 80-90% जैसा रहता है, 100% नहीं होता। ईसीजी में फाइंडिंग्स बार बार चेंज हो सकती है, इसलिए इसको हमें रिपीट भी करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में ईसीजी करा के लाता है और वो ईसीजी में कई बार कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से रिपोर्ट अलग सी लगती है और दूसरे हॉस्पिटल में रिपीट करते हैं तो ईसीजी की फाइंडिंग्स थोड़ी अलग होती है। इसको टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मशीन की गलती है, मशीन की खराबी है, पर कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं कि ईसीजी के सेटिंग्स वगैरह में अगर चेंज किया जाए तो ईसीजी बिल्कुल डिफरेंट भी लगते हैं। तो इसलिए कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल में ईसीजी तो नॉर्मल बोल रहे थे, आपके यहाँ पे ईसीजी क्या तो अलग क्यों आ रहा है। तो उसमें कई बार टेक्निकल कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि गलत सेटिंग्स के साथ अगर ईसीजी रिकॉर्ड किया जाए तो उसमें फाइंडिंग्स थोड़ी डिफरेंट भी आ सकती हैं। अगर किसी पेशेंट को छाती का दर्द है और अगर उसका ईसीजी नॉर्मल है तो बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फर्दर हम उस पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आए तो हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं, पर अदरवाइज सिर्फ अगर नॉर्मल ईसीजी आता है तो सिर्फ उस बेसिस पे हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं। फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। नॉर्मल ईसीजी से हार्ट अटैक को आप रूल इन कर सकते हैं, यानी आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। इसे कंफर्म करने के लिए फर्दर सब्सिक्वेंट टेस्ट यानी फर्दर जांचों की ज़रूरत पड़ती है। एक और बीमारी होती है जिसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं, यानी हृदय की गति का प्रॉब्लम। सडनली अगर हृदय की गति कम ज़्यादा हो जाती है तो वो भी ईसीजी पर डिटेक्ट होता है। ईसीजी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये पैल्पिटेशन जो है वो हार्ट के करंट का प्रॉब्लम है, हार्ट की गति का प्रॉब्लम है। और ईसीजी हार्ट की गति को जज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जांच है, सबसे बेसिक जांच है। तो वैसे केसेस में अगर किसी व्यक्ति को धड़कन का प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाके ईसीजी कराना चाहिए। इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही व्यक्ति को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं उस टाइम ईसीजी की फाइंडिंग्स खराब होंगी, लेकिन जैसे ही पैल्पिटेशन या धड़कन का प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए तो ईसीजी अपने आप नॉर्मल भी हो सकता है। तो वैसे पेशेंट में भी अगर पेशेंट तुरंत जाके ईसीजी करा लेता है तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है। अगर धड़कन नॉर्मल होने के आधे या 1 घंटे बाद जाके वो ईसीजी करा रहा है तो उसमें हमें बेसिक कोई हार्ट का बीमारी है तो पता चल जाएगा, लेकिन वो धड़कन क्यों बढ़ी, वो अरिथमिया का कौन सा टाइप है, उसमें और आगे क्या ट्रीटमेंट करना है वो प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट में भी ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियली ऐसे पेशेंट जिनको बहुत थोड़े देर के लिए पैल्पिटेशंस होता है, यानी धड़कन 10-15 मिनट के लिए बढ़ती है, तो उनको बने जितना जल्दी हॉस्पिटल जाकर तुरंत ईसीजी कराना चाहिए। वो ईसीजी के बेसिस पे डॉक्टर जज कर सकते हैं कि आपकी थेरेपी किस तरह से प्लान करनी है और उसमें आगे फर्दर कोई जांच की ज़रूरत है कि नहीं। आपको जो धड़कन बढ़ रही है वो सिंपल साइनस टैकीकार्डिया है या धबकारे का सीरियस प्रॉब्लम है जिसको अरिथमियाज बोलते हैं, वैसा प्रॉब्लम है, वो ईसीजी के बेसिस पे ही जज किया जा सकता है। अरिथमिया से रिलेटेड हमने एक और वीडियो किया है, आप डिटेल्स उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा ईसीजी जो है हार्ट के स्ट्रक्चरल डिजीज़ यानी वैल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार हार्ट में जन्म से कोई विकृति होती है या कोई छेद वगैरह होता है, उसके लिए भी ईसीजी का इंपॉर्टेंस है। हालांकि सिर्फ ईसीजी के बेसिस पे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ब्लॉकेज मतलब वैल्व का कितना प्रॉब्लम है, कौन से वैल्व का प्रॉब्लम है, ये सब आप नहीं बता सकते। बस आप इतना जज कर सकते हो कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का मसल टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम है या वैल्व में कुछ प्रॉब्लम है। फर्दर इसको इकोकार्डियोग्राफी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ कंफर्म करना पड़ता है। पर हाँ, एक बेसिक आइडिया इसमें लग सकता है और उसमें पेशेंट का अगर ईसीजी अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। इकोकार्डियोग्राफी यानी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड टेक्निक से हम छाती के ऊपर एक प्रोब या एक अल्ट्रासाउंड का डिवाइस रखते हैं और उसमें हम हार्ट का
स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, उसका रिदम कैसा है, ये सब चीज़ों को जज कर सकते हैं। बेसिकली हार्ट अटैक के पेशेंट में इको का प्रेडिक्टिव वैल्यू लगभग सिमिलर होता है, यानी कि बड़े हार्ट अटैक में लगभग 90 to 95% टाइम्स इसी ईजी जितना ही इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू रहता है, और छोटे हार्ट अटैक में इको का प्रेडिक्टिव वैल्यू भी लगभग 50% होता है। इको में हम एक्चुअली ये देखते हैं कि हार्ट की कौन सी दीवार कम काम कर रही है या वो उसकी मूवमेंट कंपैरेटिवली बाकी दीवारों के कंपेयर से कम हो गई है, उस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि हार्ट अटैक है या नहीं पेशेंट को। और दूसरा हम ये भी जज कर सकते हैं कि हार्ट की अगर दीवार अटैक की वजह से पतली पड़ गई है तो उसमें हम टिश्यू का वायबिलिटी यानी टिश्यू कितना जिंदा है, कितना मर गया है, उसको भी असेस कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस और हार्ट अटैक की तीव्रता यानी उसकी सीवियरिटी को भी असेस कर सकते हैं। तो इको हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है और ज़्यादातर हर हार्ट हॉस्पिटल में ये टूल अवेलेबल रहता है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 1000 या 1500 जैसा इसका कॉस्ट रहता है, पर हर हार्ट के पेशेंट में जहाँ पे भी हार्ट अटैक अगर सस्पेक्ट किया जाता है वह इको एटलीस्ट करना चाहिए। इससे कई और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि साथ में अगर कोई पुरानी बीमारी हो, कोई वैल की बीमारी हो या किसी का हार्ट डायलेटेड वगैरह हो तो वो भी पता चल सकता है, हार्ट का पंप फंक्शन वगैरह कैसा है ये भी पता चल जाता है। इकोकार्डियोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम असेस करते हैं वो है हार्ट का पंप फंक्शन, जिसको एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मली हार्ट का लेफ्ट साइड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये हार्ट का लेफ्ट साइड कितना पंप कर रहा है, कितना एक्टिवली काम कर रहा है, ये बेसिकली हम इको पे जज कर सकते हैं एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन नाम के पैरामीटर के माध्यम से। एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल व्यक्ति का 60 to 65% होता है और जब हार्ट फेल होने लगता है तो ये धीरे धीरे करके इसके नंबर्स कम होने लगते हैं। अगर 45 to 60% के रेंज में आता है तो उसे माइल्ड हार्ट फेलियर मानते हैं, अगर 40 to 45 के रेंज में आता है तो मॉडरेट के रेंज में आता है, और अगर 35 से नीचे हो जाता है तो उसको सीवियर हार्ट फेलियर की कैटेगरी में गिना जाता है। इस बेसिस पे हम पेशेंट को ये असेस कर सकते हैं कि उसका हार्ट कितना काम कर रहा है और उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की चांसेस कितनी है। बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन ऐसा स्टडीज़ ने बताया है कि अगर हर 5% पंपिंग फंक्शन अगर इंप्रूव होता है तो मृत्यु का चांस कुछ वर्षों में हाफ हो जाता है, और हर 5% जो पंपिंग फंक्शन डिटोरिएट होता है उसमें मृत्यु का चांस डबल हो जाता है। जैसे कि अगर 35 से 40 जाता है तो मृत्यु का चांस हाफ हो जाएगा, 40 से और 45 जाता है तो और हाफ हो जाएगा, वाइस वर्सा भी है कि 35 से 30 जाएगा तो डबल, 30 से 25 जाएगा तो और डबल। तो इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको हम हार्ट की मेडिसिन भी असर कर रही है कि नहीं, हार्ट का दवा से रिस्पांस आ रहा है कि नहीं, एंजियोप्लास्टी से रिस्पांस आया है कि नहीं, ये सब असेसमेंट करने के लिए भी इजेक्शन फ्रैक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर डॉक्टर आपका इकोकार्डियोग्राफी कर रहा है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है उसको बेसिकली ध्यान रखने का ज़रूरत है। ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं ये ज़्यादातर विजुअल से ही करते हैं, एक अंदाज के बेसिस पे होता है। इसलिए अगर अलग अलग जगह के रिपोर्ट्स में 2-5% का अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं मानना है कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट सही है और वो डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, वैसा नहीं होता। इको में यूजली डॉक्टर उस समय के पैरामीटर्स को देख के उस समय का हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है उसके हिसाब से असेस करता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। अलग अलग डॉक्टर्स का रीडिंग्स में 2-5% का वेरिएशन आ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हृदय की गति अगर कम ज़्यादा हो या बॉडी का वॉल्यूम स्टेटस अगर कम ज़्यादा हो तो भी इजेक्शन फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग अलग टाइम पे दिख सकता है। तो इसलिए सेम डॉक्टर की रिपोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ सकता है। ये हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई मशीन से द्वारा में एक्चुअल वैल्यूज़ मिलती है वैसा नहीं है, ये डॉक्टर की जजमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए इसकी वैल्यूज़ में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो उसके बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर इको के लिए हम पेशेंट को जहाँ इकोकार्डियोग्राफी की मशीन है उसके पास में पेशेंट को लिटाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को हम लेफ्ट लैटरल यानी बाई बाजू पर लिटवाते हैं। ये ऐसा करने का पर्पज़ ये है कि नॉर्मल हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, जब हम लेफ्ट साइड पे पेशेंट को करवट पर लिटाते हैं तो हार्ट छाती के पास थोड़ा आ जाता है यानी स्किन के पास थोड़ा आ जाता है। तो जब हम इकोकार्डियोग्राफी का प्रोब अगर लगाते हैं तो उसमें डिस्टेंस कम होने की वजह से इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इसमें पेशेंट को नॉर्मल एक करवट पर लेटने का रहता है और गहरी सांसें वगैरह नहीं लेना रहता है, कंफर्टेबली वो लेटे आराम से सांस लेता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये टेस्ट करने में नॉर्मली ज़्यादातर 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को देखना हो तो मे बी 5 से 10 मिनट का टाइम भी लगता है। बहुत सिंपल टेस्ट है और इसमें क्योंकि अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है तो इसमें कोई रेडिएशंस नहीं होते हैं, पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर 5 बार भी करना पड़े या 50 बार भी करना पड़े तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ये साउंड वेव्स है।
हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हैं जो बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट करी जाती है प्रोब के द्वारा, और उसी साउंड वेव्स का जब रिफ्लेक्शन होता है तो इकोकार्डियोग्राफी का प्रोब जो है उसको कैचअप करके मशीन में इमेज के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो इसमें पेशेंट को कोई बार बार भी किया जाए या मल्टीपल टाइम्स भी किया जाए, इवन प्रेगनेंसी के स्टेट में भी अगर किया जाए, तो ना माँ को, ना बच्चे को, और ना ही किसी दूसरे पेशेंट्स को इससे कोई नुकसान होने का अंदेशा रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन वगैरह जो है, ये इसकी जो रेडिएशन है वो एक्सरे वाली रेडिएशन रहती है, तो ये पेशेंट को थोड़ा नुकसान कर सकती है। ज़्यादातर इकोकार्डियोग्राफी जैसे ईसीजी है वो हार्ट का एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए हार्ट की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में एटलीस्ट एक बार इको कर ही लेना चाहिए। चाहे पेशेंट को सांस फूलने का प्रॉब्लम हो, चाहे पेशेंट को गति का प्रॉब्लम हो यानी धबकारे का प्रॉब्लम हो, चाहे चेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट एक बार बेसिक इकोकार्डियोग्राफी जज कर लेना, देख लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जो पहले कभी इकोकार्डियोग्राफी नहीं किया होता है, इसलिए मिस हो जाता है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको जन्म से हार्ट में कोई छेद वगैरह होता है, लेकिन कभी इको नहीं होता है, इसलिए 30-40 साल तक भी मिस हो जाता है। उस एज के बाद भी कई बार पहली बार डिटेक्ट होता है। तो ये वैल्वुलर हार्ट की प्रॉब्लम्स या जन्म से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो कई बार लॉन्ग टाइम तक बिना सिम्टम्स के भी पेशेंट को रह सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जब भी पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है या फिजिशियन के पास हार्ट के चेकअप के लिए जाता है, तो इकोकार्डियोग्राफी भी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हर पेशेंट का ऑलमोस्ट करना ही चाहिए। हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज इको पर पिकअप नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि साहब आपने हार्ट का स्कैनिंग कर लिया, कोई ब्लॉक वॉक तो नहीं है। वो बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट की नलियाँ नहीं दिखती है, नलियों का टिप का थोड़ा पोर्शन दिख सकता है, लेकिन नलियों में कितना ब्लॉकेज है बिल्कुल इको पे पिकअप नहीं होता। हाँ, अगर ब्लॉकेजेस की वजह से किसी को हार्ट अटैक आया हो और उसकी वजह से कोई दीवार कम काम कर रही हो या पतली पड़ गई हो तो पता चल सकता है, पर कोई नली का ब्लॉकेज इको पे पिकअप नहीं होगा। तो इसलिए नॉर्मल इको का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति का नलिया नॉर्मल है। नलिया नॉर्मल है या नहीं वो असेसमेंट करने के लिए ट्रेडमिल करना पड़ता है। इसके अलावा एक बार और समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसमें ईसीजी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो ट्रेडमिल टेस्ट है। सिंपल इको अगर हम करते हैं तो चेस्ट पेन इवैल्यूएशन में ब्लॉकेजेस का क्योंकि पता नहीं चलता, तो इसलिए इको की वैल्यू के कंपैरिजन में ट्रेडमिल का वैल्यू उस तरह के चेस्ट पेन इवैल्यूएशन के पेशेंट्स में थोड़ा ज़्यादा है। इसी की तरह इको की पैरामीटर्स या फाइंडिंग्स भी बार बार चेंज हो सकते हैं, इसलिए इको को भी बार बार रिपीट करना पड़ सकता है। कई पेशेंट ऐसे भी बोलते हैं कि साहब 4 दिन पहले मेरा इको किया था वो नॉर्मल था, अभी दोबारा क्यों करना है। ऑब्वियसली पेशेंट को लगता है कि दोबारा खर्चा हो रहा है, लेकिन इको का फाइंडिंग्स भी बार बार चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए एटलीस्ट डॉक्टर को एक बार स्क्रीनिंग के हिसाब से इको जब भी पेशेंट को कोई फाइंडिंग्स में चेंज हो रहा हो या सिम्टम्स में कोई चेंज हो रहा हो तो एटलीस्ट एक बार देख लेना चाहिए। कई बार आवर टू आवर इको की फाइंडिंग्स भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा आईसीयू सेटअप्स में जहाँ पेशेंट को अग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है, जहाँ पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस भी चेंज होता है या पेशेंट का अदर पैरामीटर्स भी बार बार चेंज होते हैं, वहाँ बार बार इको की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि इको भी ऐसी ही चीज़ है जो मिनट टू मिनट बेसिस पे या आवर टू आवर बेसिस पे फाइंडिंग्स चेंज हो सकती है, और उसके बेसिस पे हमें कई बार दवाओं के डोज को भी चेंज करना पड़ता है। तो कई बार पेशेंट को ये भी डाउट रहता है कि 4 बार क्यों इको करना पड़ा या 5 बार क्यों इको करना पड़ा अगर पेशेंट आईसीयू में है, तो वो पेशेंट को भी समझने की ज़रूरत है कि ये पेशेंट की बेनिफिट के लिए रहता है और इसमें कई बार फाइंडिंग्स चेंज होती है, इसलिए स्क्रीनिंग के हिसाब से इनको रिपीट करना भी ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट का इको नॉर्मल भी है तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स या नलियों के ब्लॉकेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई बार नॉर्मल इको के बावजूद भी हो सकती हैं। इसलिए नॉर्मल ईसीजी या नॉर्मल इको का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हार्ट पूरी तरह नॉर्मल है। कई फाइंडिंग्स उसमें मिस भी हो सकते हैं, जिसको फर्दर टेस्ट करके हमें इवैल्यूएट करना रहता है। इसी तरह से इको को जैसे हमने ईसीजी का डिस्कस किया था कि उससे प्रोग्नोस्टिकेट किया जा सकता है कि पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं, उसके हार्ट फेलियर की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु का कितना चांस है, उसको भी हम असेस कर सकते हैं। और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हार्ट का दवा से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, दवा से पेशेंट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके शरीर में पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा, दवाओं का डोज कितना एडजस्ट करना है, वो भी इको से असेस किया जाता है। इसलिए नॉर्मली मैं हमेशा ये करता हूँ कि जब भी पेशेंट मेरे पास फॉलोअप के लिए आता है तो एटलीस्ट एक बार स्क्रीनिंग उनका इको देख लेते हैं कि दवाओं का कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, दवाओं का डोज एक्जैक्टली कितना देने की ज़रूरत है, वो असेसमेंट करने में इको से मदद मिलती है। अंदाज से अगर बिना इको देखे अगर हम कई बार दवाओं का डोज अगर एडजस्ट करते हैं तो डोज गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी ज़्यादा होता है। सिमिलरली पोस्ट प्लास्टी पेशेंट्स में भी जब एंजियोप्लास्टी किया है उसके बाद स्टेंट बराबर काम कर रहा है कि नहीं और पेशेंट को पंपिंग बिगड़ रहा है कि नहीं, सुधर रहा है कि नहीं, वो भी असेसमेंट करने के लिए इको ज़रूरी है। पर इको में स्टेंट की कंडीशन भी पता नहीं चलती है। इको में अगर आपको सिग्निफिकेंट कुछ फाइंडिंग्स में चेंज होता है तो आप ट्रेडमिल टेस्ट या रिपीट एंजियोग्राफी करते हैं तो उससे आप स्टेंट की कंडीशन को असेस कर सकते हैं। पर आइसोलेटेड अगर हम सिर्फ इको कर रहे हैं तो स्टेंट बराबर चल रहा है कि नहीं वो पता नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली नलियाँ नहीं दिखती हैं तो उसमें डला हुआ स्टेंट भी नहीं दिखता है।
हार्ट रेट और वॉल्यूम स्टेटस पेशेंट का चेंज होता तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी इको वाइज थोड़ा चेंज दिख सकता है। तो इसलिए इको फाइंडिंग्स में अगर 2-5% का वेरिएशन आ रहा है तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में। ट्रेडमिल टेस्ट यानी स्ट्रेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। स्ट्रेस टेस्ट कई तरह का होता है। इसमें बेसिकली हम पेशेंट को पट्टे पर चलवाते हैं, जिसको ट्रेडमिल बोलते हैं। उसमें पट्टे पर पेशेंट को स्पीड में चलवाते हैं और उसमें मल्टीपल ईसीजीज निकलते हैं। सबसे पहले एक बेसलाइन ईसीजी लेते हैं और उसके बाद वो बेसिक ईसीजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम असेस करते हैं और उसके बेसिस पे हम पेशेंट को ये जज करके बता सकते हैं कि पेशेंट की नली में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, या पेशेंट को सिग्निफिकेंट हार्ट की कोई बीमारी है कि नहीं। इस टेस्ट को ट्रेडमिल टेस्ट यानी स्ट्रेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इको, स्ट्रेस एमआरआई, स्ट्रेस पेट और तरह के टेस्ट भी होते हैं, पर ये सबसे बेसिक टेस्ट है। ज़्यादातर हर हार्ट क्लिनिक्स में ये अवेलेबल होता है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1200 से 1500 जैसा इसका लगभग कॉस्ट रहता है। ट्रेडमिल यानी कि जैसे जिम में ट्रेडमिल होता है, उसमें एक फास्ट यानी तेज़ चलने वाला पट्टा होता है। उस पर हम पेशेंट को कुछ स्पीड पर चलने को बोलते हैं और कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। इसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। इसमें पेशेंट को हम छाती में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और हाथ में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उसके बाद उनको हम ट्रेडमिल पर धीरे धीरे करके चलने को बोलते हैं। इनिशियली थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा फर्स्ट स्टेज में थोड़ा स्लो चलना होता है और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेज में थोड़ा स्पीड में चलना होता है। इस दौरान जो ईसीजी में चेंजेस आते हैं उनको हम जज करते हैं कि उसके बेसिस पे कोई व्यक्ति को हार्ट का रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं, उसको सिग्निफिकेंट बीमारी है या नहीं, वो हम जज करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट ज़्यादातर कोई भी पेशेंट जो चेस्ट पेन या छाती के दर्द लेके आता है, अगर उसमें हमें ये असेस करना है कि उसको नली का ब्लॉकेज है या नहीं, तो ट्रेडमिल करना चाहिए। ट्रेडमिल हार्ट का वन ऑफ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आता है, जो हर छाती के दर्द वाले पेशेंट को, कभी कभार धड़कन की प्रॉब्लम वाले पेशेंट को, कई बार वाल्व वाले या पोस्ट प्लास्टी वाले पेशेंट्स को, ये सब तरह के पेशेंट्स में हार्ट का कंडीशन कैसा है, फंक्शनिंग कैसा है, पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, ये सब कुछ असेस करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आता है। और इसे भी ऑन एन एवरेज एटलीस्ट हार्ट पेशेंट में हर साल 2 साल में एक बार करना चाहिए। यूजुअली इस टेस्ट के लिए खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पेशेंट को कोई एम्प्टी स्टमक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें पेशेंट नाश्ता करके भी आए तो भी चलता है। इनफैक्ट हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा नाश्ता करके ही आए पेशेंट, क्योंकि कई बार ट्रेडमिल करने के दौरान या स्ट्रेस करने के दौरान पेशेंट को थोड़ा चक्कर भी आ सकते हैं अगर वो पूरी तरह से खाली पेट है तो। यूजली इस टेस्ट को करने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उसमें 4 से 5 मिनट पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए, एक्सरसाइज का टाइम वो जितना पेशेंट मशीन पे दौड़ता है, और उसके बाद एक रिकवरी फेज़ होता है जिसमें पेशेंट को हम बिठा करके हार्ट का जो स्ट्रेस के दौरान जो चेंजेस आए वो नॉर्मल किस तरह से रिकवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो असेस करने के लिए 4 से 5 मिनट तक पेशेंट को रिकवरी फेज़ में रखते हैं। तो टोटल टेस्ट का ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 मिनट जैसा होता है। यूजली पेशेंट को जब हम ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं तो उस दौरान पेशेंट को मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी जितनी है उतना चलने की कोशिश करना चाहिए। उस पेशेंट का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो जितना ज़्यादा देर तक चल पाए उतना ज़्यादा देर उसको चलने की कोशिश करना चाहिए। ट्रेडमिल टेस्ट में एक पैरामीटर होता है जिसको मेट्स बोलते हैं, यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। ये पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं कि इससे हमें ये असेसमेंट होता है कि पेशेंट का एक्सरसाइज टॉलरेंस कितना है और दवाइयों का रिस्पॉन्स कैसा है, और इसके माध्यम से हम पेशेंट की प्रोग्नोसिस को भी जज कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कितना है वो भी हम जज कर सकते हैं। स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति ट्रेडमिल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेट्स अचीव कर सकता है उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, भले हार्ट की कंडीशन कितनी भी ख़राब है, उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, और जिसकी अगर उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं, और जो कम से कम चल पाता है या उसके एफर्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है, भले उसका हार्ट का पंपिंग अगर इको वाइज अच्छा भी लग रहा है तो भी उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कंपेरेटिवली कम है। तो काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि जितना मेट्स पेशेंट अचीव करता है उसके प्रोपोर्शन में उसका सर्वाइवल के चांसेस भी इंप्रूव होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस भी कंपेरेटिवली वैसे पेशेंट्स में कम होता है। तो पेशेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक उसकी सांस पूरी तरह ना फूल जाए या उसको कुछ सिग्निफिकेंट छाती में दर्द ना होने लगे या उसको चक्कर वगैरह ना आने लगे, तब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको ट्रेडमिल पर चलने का कोशिश करना चाहिए। अगर वो पेशेंट ट्रेडमिल पे बहुत कम चलता है तो ट्रेडमिल की प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत कम होती है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने स्टेज तक पेशेंट बिना ईसीजी चेंजेस के चल सकता है। अगर कोई पेशेंट सिर्फ 5 मिनट ही चल पाता है या 5-7 मिनट ही अचीव कर पाता है तो उसमें ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत कम होता है। अगर कोई पेशेंट 10 से 15 मिनट्स तक चल पाता है और उसका टीएमटी में कोई चेंजेस नहीं है तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है। बेसिकली नलियों का ब्लॉकेज जज करने के लिए भी ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू 70 to 80% रहता है, वो भी तब जब पेशेंट उसमें बहुत अच्छा एफर्ट कर पाए। अगर पेशेंट बहुत कम चल पाता है तो ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू भी कम हो जाता है। इसको आप वैसे ही सोच सकते हैं जैसे
पिक्सल्स होते हैं कैमरा के, ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है रिपोर्ट में। वैसे ही ज़्यादा मेट्स अगर पेशेंट अचीव करता है तो इसकी रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर आती है, ज़्यादा स्ट्रांगली कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि कोई ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है या नहीं। अगर पेशेंट बहुत कम चल पाता है तो रिपोर्ट थोड़ी डाउटफुल होती है, पर हाँ बहुत कम अगर चल पाता है और इसी चेंजेस आने लगते हैं तो पॉजिटिव पेशेंट को फिर भी बताया जा सकता है कि ब्लॉकेज है या नहीं। पर हाँ रिपोर्ट नॉर्मल है ये बोलने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल पाए जितना उसके लिए पॉसिबल हो। अगर इस दौरान पेशेंट को इसी चेंजेस आने लगते हैं तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट को बंद करना पड़ता है और उस रिपोर्ट को हम पॉजिटिव रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेडमिल के बेसिस पे डॉक्टर आपको कंफर्म ये नहीं बता सकता कि नली में कितना ब्लॉकेज है। उसमें एक बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है कि जिससे डॉक्टर को अंदाज पड़ता है कि कुछ ब्लॉकेज है, पर कौन सी नली में कितना % ब्लॉकेज है ये असेस कर पाना कई बार मुश्किल होता है। वो बेसिकली कंफर्म करने के लिए एंजियो ही करना पड़ता है। इसमें खाली हार्ट का इस्कीमिया पता चलता है और उस केस में भी प्रेडिक्टिव वैल्यू 70 to 80% ही रहती है, यानी कि 20 to 30% ऑफ द टाइम्स अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव भी है तो भी एंजियो नॉर्मल आ सकता है। उल्टा भी हो सकता है कि नली में ब्लॉकेज एंजियो में आ जाए लेकिन ट्रेडमिल नॉर्मल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में अगर ट्रेडमिल नॉर्मल होता है तो मे बी हम 4 से 6 महीने के बाद रिपीट ट्रेडमिल कर सकते हैं, या बार बार सिम्टम्स हो तो एंजियो भी चेक करके दे सकते हैं। और कई बार अगर पॉजिटिव ट्रेडमिल हो और हमें एंजियो की फाइंडिंग्स अगर नॉर्मल आती हैं तो पेशेंट को दवा देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन एंजियो पर ही होता है। ट्रेडमिल से खाली हमें अंदाज पड़ता है कि इस पेशेंट की एंजियो करने की ज़रूरत है कि नहीं। अब अगला प्रश्न ये होता है कि अगर एंजियो में ही सब 100% पता चलता है तो हम डायरेक्टली एंजियो क्यों नहीं करते। अब उसका रीज़न बेसिकली ये है कि एंजियो एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे एडमिशन रखना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, कैथेटर हार्ट के पास ले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर चेस्ट पेन के लिए कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका एंजियो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्वेजिव टेस्ट है, थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो वैसे पेशेंट का हम पहले ट्रेडमिल करते हैं। ट्रेडमिल में अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो हम उन पेशेंट्स का एंजियोग्राफी करते हैं। डायरेक्ट एंजियोग्राफी हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जहां हमें पहले से ही श्योर होता है कि ये पेशेंट को ब्लॉकेज निकलेगा, या हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल करने में पेशेंट को रिस्क हो सकता है। क्योंकि अगर जिनको बहुत सीवियर हार्ट डिजीज़ है वैसे पेशेंट को हम ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि उसमें कई बार ट्रेडमिल के ऊपर कोलैप्स होने का भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो जो बहुत सीवियर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट रहते हैं उसमें हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी भी करते हैं। अगर जिसमें बिल्कुल डाउटफुल केस है कि लग रहा है कि हार्ट का ब्लॉकेज है या नहीं, तो उसमें हम ट्रेडमिल टेस्ट वैसे प्रेफर करते हैं। ये उसी तरह से है जैसे अगर आपको खांसी आती है तो हम सबसे पहले एक्सरे करते हैं, और एक्सरे में अगर कुछ डाउटफुल लगता है तो हम सीटी स्कैन करते हैं या बड़ा टेस्ट करते हैं। हम डायरेक्टली हर खांसी के लिए सीटी स्कैन नहीं करते, हम हर सरदर्द के लिए डायरेक्टली एमआरआई टेस्ट नहीं करते। पहले बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं, अगर उसमें सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स ऐसा लगता है कि डाउट आ रहा है और प्रॉब्लम होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है या ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव लग रहा है, तो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए बड़ा टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो खर्चा भी ज़्यादा होता है और थोड़ा इन्वेजिव है और थोड़ा रिस्क भी रहता है एंजियोग्राफी के दौरान। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे अगर हम समझे तो नॉर्मल अगर ट्रेडमिल आता है या अबनॉर्मल ट्रेडमिल आता है, उस बेसिस पर हम दवा भी डिसाइड नहीं कर सकते पेशेंट को देनी है कि नहीं, क्योंकि ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू 70-80% ही होता है। तो इस बेसिस पे हम हार्ट की दवा चालू भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समझ लीजिए ट्रेडमिल पॉजिटिव आया लेकिन अगर एंजियो नॉर्मल आता है तो पेशेंट को एक्चुअल में दवा की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हार्ट की दवा चालू करेंगे तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान भी हो सकता है। और हार्ट की दवाओं का ज़्यादातर ऐसा रहता है कि एक बार चालू होती है तो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। तो वैसे पेशेंट में हमें श्योर शॉट डायग्नोसिस ही चाहिए कि ब्लॉकेज है कि नहीं। तो वैसे पेशेंट में अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव आता है तो कन्फर्मेशन के लिए हम एंजियो करते हैं। अगर एंजियो नॉर्मल है तो फिर दवा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर एंजियो में पॉजिटिव है तो फिर डेफिनेटली दवा भी करना पड़ता है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होने का चांस लगभग 20 to 30% जैसा रहता है, और फाइनल दवाओं का डिसीजन हमें यूजली एंजियो के बाद ही लेना चाहिए। कभी कभी किसी केस में ऐसा होता है जहां हमें ट्रेडमिल में माइल्ड चेंजेस होते हैं, माइल्ड पॉजिटिव होता है, हमें ऐसा लगता है कि इस पेशेंट में एंजियो अगर करेंगे भी तो भी नॉर्मल आएगा, तो वैसे पेशेंट्स को हम कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक दवा पर, सिंपल मस्कुलर पेन की दवाएं पर या थोड़ी बहुत हार्ट की मेडिसिन चालू करके कुछ महीनों वेट करने को बोलते हैं। फिर उसका कंडीशन रीअसेस करते हैं, अगर ज़रूरत होता है तो फिर बाद में उस पेशेंट का एंजियो किया जा सकता है। ट्रेडमिल को भी हार्ट बॉडी के या हार्ट के प्रोग्नोसिस को असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, हार्ट के थेरेपी जो हम दे रहे हैं उससे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, उसका स्टैमिना बढ़ रहा है कि नहीं, जो एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है उससे उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, ये सब असेसमेंट के लिए भी हम ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को धड़कन का प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में भी एक्सरसाइज के दौरान वो धड़कन बढ़ रही है कि नहीं, जिसको स्ट्रेस इंड्यूस अरिथमियाज बोलते हैं, वैसा हो रहा है कि नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए भी हम ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। वैल्व की हार्ट डिजीजेज, यानी जिसमें वैल्व की प्रॉब्लम्स है या जन्म से हार्ट में कोई बीमारी है, विकृति है, वैसे पेशेंट में भी पेशेंट को ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, उसको टाइम करने के लिए भी ट्रेडमिल को यूज़ किया जा सकता है। अगर ट्रेडमिल पे पेशेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वैल्व का प्रॉब्लम बहुत कम है
तो हम काफ़ी साल तक बिना ऑपरेशन के वेट कर सकते हैं। पर अगर ट्रेडमिल में पेशेंट का एक्सरसाइज रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि सीवियर है, तो फिर वैसे पेशेंट में जल्दी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यानी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत अभी है कि नहीं, वो असेस करने के लिए भी ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। पर वैल्वुलर वाले सब पेशेंट में हम ट्रेडमिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वैल्व वाले पेशेंट को कई बार ट्रेडमिल करने के दौरान चक्कर वगैरह आने का थोड़ा रिस्क हो सकता है। नॉर्मल एक ट्रेडमिल का प्रोटोकॉल रहता है, पर अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों का प्रॉब्लम है या उम्र ज़्यादा है या वजन ज़्यादा है, वो ट्रेडमिल पर फास्ट नहीं चल सकते हैं, तो वैसे के लिए एक मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल होता है जिसमें ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ने की जो ग्रेडेशंस है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो हर 3 मिनट में उतना रैपिडली स्पीड नहीं बढ़ता है, तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और उसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोग हमसे पूछते हैं साहब हम तो डेली दौड़ते हैं, मैं तो घर पे भी डेली एक्सरसाइज करता हूँ, घर पे भी वॉकिंग करता हूँ, तो क्या ये ट्रेडमिल मुझे भी करने की ज़रूरत है क्या मेरा भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है क्या? तो वैसे लोग को हम यही कहेंगे कि देखिए, अगर आप घर पे या पार्क में जो चलते हैं वो नॉर्मल कम स्पीड में होता है, उसमें आप इंक्लाइन पे नहीं चलते हैं, उसमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें कई बार आप स्लो चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तो रिस्पॉन्स वेरिएशन भी हो सकता है। तो वो एक ग्रेडेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि ट्रेडमिल में एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स के हिसाब से पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस को हम जज करते हैं, और उसमें नॉर्मल जो व्यक्ति पार्क में या ऑफिस में चलता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड में भी चलना होता है, ज़्यादा इंक्लाइन पे भी चलना होता है। और प्लस हम जो पार्क वगैरह में चलते हैं उस दौरान कभी भी ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए नहीं रहते, तो ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग को भी ट्रेडमिल में कई बार पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, और कई बार जो नॉर्मली चलते फिरते भी हैं, एक्टिव लोग भी हैं, उनका ट्रेडमिल भी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि पहले जो सिंपल एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने कभी ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं वो असेस नहीं किया होता है। तो ट्रेडमिल वैसे लोगों में भी करने से कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। एंजियोप्लास्टी और पोस्ट बाईपास पेशेंट में या जिनका कार्डियक रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं उसमें भी स्टेंट बराबर काम कर रहा है कि नहीं, बाईपास बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये जज करने के लिए भी हम ट्रेडमिल करते हैं। नॉर्मली जब हम किसी को स्टेंट लगाते हैं तो स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 5 to 7% जैसा रहता है। ज़्यादातर जो भी रीब्लॉकेज आता है पहले 6 to 8 मंथ्स में आता है। तो वैसे लोगों में भी हम पहला ट्रेडमिल टेस्ट लगभग 7-8 महीने के बाद करते हैं, ये देखने के लिए कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं है। उसके बाद हर साल हम ट्रेडमिल को रिपीट करते हैं। ये ट्रेडमिल टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि स्टेंट में कोई नया ब्लॉकेज या नया प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसके अलावा कोई दूसरी नलियों में कोई नया ब्लॉकेज तो डेवलप नहीं हो गया है। नॉर्मली क्या है, ऐसे लोग का हम बार बार स्टेंट चल रहा है कि नहीं और उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखने के लिए एंजियोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि एंजियोग्राफी इन्वेजिव टेस्ट है। तो वैसे लोग को हम हर साल भर में एक बार ट्रेडमिल करके देखते हैं, साल 2 साल में एक बार, और ट्रेडमिल में अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो ऐसे लोग को हम एंजियो करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक आदमी को एक नली में एक बार हार्ट अटैक आया है तो फ्यूचर में 5-10 साल बाद दूसरी नली में भी अटैक आ सकता है, क्योंकि इसकी अगर बॉडी की तासीर ख़राब है, एक में नली में ब्लॉकेज हुआ तो दूसरे में भी हो सकता है। या किसी को अगर पहले हार्ट अटैक के टाइम ही दूसरी नली में 40-50% ब्लॉकेज था जिसको पहले स्टेंट नहीं किया गया, वो बढ़ रहा है कि नहीं वो असेसमेंट करने के लिए भी ट्रेडमिल टेस्ट ज़रूरी है। इसलिए आइडियली मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि हर साल 2 साल में एक बार फॉलोअप के दौरान भी ट्रेडमिल करके देखते रहना चाहिए कि वो ब्लॉकेज बढ़ रहा है कि नहीं, ताकि अगला हार्ट अटैक आने से पहले हम उसे डिटेक्ट कर सकें और उसे टाइमली ट्रीट कर सकें, ताकि अगले हार्ट अटैक से पेशेंट को रिस्क ना हो। पर अगेन मैं यही कहूँगा कि इसमें भी प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रेडमिल का 70 to 80% जैसा ही है। 20-30% ऑफ द टाइम सिवियर ब्लॉकेज भी हो तो भी मिस आउट हो सकता है ट्रेडमिल में। तो इसलिए सिर्फ ट्रेडमिल की इन्फॉर्मेशन पर हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर हमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रही है या बार बार उसको तकलीफ हो रही है या सांस फूल रही है, तो फिर वैसे पेशेंट में हमें एंजियो करके कंफर्म करना पड़ता है कि एक्चुअल में स्टेंट में कोई तकलीफ है कि नहीं या बाईपास ग्राफ्ट्स में कोई तकलीफ है कि नहीं। वो असेसमेंट एंजियो करके हमें कंफर्म करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस इको के बारे में। स्ट्रेस इको बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट ही है, लेकिन इसमें ईसीजी के साथ हम हार्ट का इको भी करते हैं, यानी दोनों टेस्ट को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं। इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू सिंपल ट्रेडमिल में जहाँ हम सिर्फ ईसीजी को असेस करते हैं उससे थोड़ा बेटर है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले एक्सरसाइज करवाने से पहले या पट्टे पर दौड़वाने से पहले उनको एक इको बेसिक देख लेते हैं। उसके बाद जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हैं उसके बाद जैसे ही उनको नीचे लिया जाता है तो पहले 30 सेकेंड्स का हम इको फिर से एक बार रीअसेस करते हैं, और उसमें पैरामीटर्स में कितना चेंज आ रहा है, कोई दीवार कम काम कर रही है कि नहीं, कोई वैल्व्स में चेंजेस है कि नहीं, प्रेशर्स वगैरह बढ़ रहे हैं कि नहीं, हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ों को असेस करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम बेटर जज कर सकते हैं कि पेशेंट का ट्रेडमिल जो ईसीजी चेंजेस है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो गलत तो नहीं है। इस वजह से ट्रेडमिल में क्योंकि हम इको को भी कंबाइन कर ले रहे हैं तो ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू से स्ट्रेस इको का प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि 5 to 10% ज़्यादा होता है। पर इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू भी 80 to 85% जैसा ही होता है, 100% जैसा नहीं होता। इसके अलावा एक स्ट्रेस MRI भी होता है और एक स्ट्रेस पेट टेस्ट भी होता है। ये थोड़ी सी एडवांस टेस्ट है। इसमें हम पेशेंट को स्ट्रेस तो वैसे ही करवाते हैं, लेकिन बिफोर और आफ्टर का एक MRI टेस्ट कर लेते हैं, वो देखने के लिए कि जो एरिया
जिसमें हमें स्टेंट करना है या जिसमें ब्लॉकेज है वो एरिया जिंदा भी है कि नहीं, वाइबिलिटी असेसमेंट के लिए कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के बाद उसमें कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, कोई ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है कि नहीं, स्टेंट की ज़रूरत है कि नहीं, ये देखने के लिए करते हैं। पर स्ट्रेस पेट और स्ट्रेस हमारे यूजली थोड़े कॉस्टली टेस्ट होते हैं, तो इसको हम रूटीनली नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एंजियो जितना है उससे ज़्यादा ही खर्चा आ जाता है। तो इस टेस्ट को हम जहाँ पे स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं वहाँ पे ही करते हैं। रूटीन केस के लिए हम ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, यही बेसिक टेस्ट करते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या ब्लॉकेज का सिवियरिटी को असेस करना है, स्टेंटिंग की रिक्वायरमेंट को असेस करना है, वहाँ पे हम स्ट्रेस पेट यानी कि रेडियोन्यूक्लाइड असेसमेंट होता है और स्ट्रेस एमआरआई, ये टेस्ट हम करते हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट के सीटी स्कैन के बारे में। हार्ट का सीटी स्कैन बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी बताता है जो सिंपल ईसीजी को वगैरह में नहीं पता चलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ट में अगर कोई जन्मजात विकृति यानी कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ है जिसको हमें 3 डायमेंशनल व्यू में असेस करना है, क्योंकि सिंपल इकोकार्डियोग्राफी में तो आप हार्ट को खाली एक तरफ से असेसमेंट कर सकते हैं, पर स्ट्रेस ये सीटी स्कैन जब हम करते हैं तो पूरा 3 डायमेंशनल पिक्चर हार्ट का मिल जाता है, जिसमें हार्ट को अगर कोई बाहर से कोई स्ट्रक्चर से की वजह से दबाव पड़ रहा है या आसपास कोई ट्यूमर गठान वगैरह तो नहीं है या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो हार्ट को या हार्ट की नलियों को कंप्रेस कर रही है, जिसको एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन बोलते हैं, वो सब चीज़ों को असेस करने के लिए सीटी स्कैन की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक अनॉमलस वेसल्स का कॉन्सेप्ट होता है कि कई बार क्या होता है कि ऊपर वाले की मर्जी की वजह से हार्ट की नलियाँ जो नॉर्मल जिस एंगल से आती हैं उसके बदले कोई और अबनॉर्मल जगह से उनका ओरिजिनेशन होता है। ऐसा लाखों में एक आध व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन इस तरह की नलियों को सिंपल एंजियोग्राफी में असेस करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हमारे सिंपल एंजियोग्राफी के कैथेटर्स जो होते हैं वो नॉर्मल नलियों का एंगल जो होते हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन अबनॉर्मल वेसल तो कहीं से भी निकल सकती है, तो उसको कैनुलेट करना या उसमें कैथेटर को बिठा पाना कई बार सिंपल एंजियोग्राफी में टफ होता है। कई बार उसमें काफ़ी मिनट या आधा घंटा जैसा टाइम भी लग जाता है वो अबनॉर्मल वेसल को ढूंढने में, लोकेट करने में। तो वैसे केसेस में कई बार सीटी स्कैन का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सीटी एंजियोग्राफी जब हम करते हैं तो पूरे एओर्टा यानी मेन नली में कॉन्ट्रास्ट भर देते हैं, तो उससे कोई भी नली किसी भी एंगल पे अगर ओरिजिनेट हो रही है तो सीटी स्कैन मशीन उसको असेस कर सकती है। सिमिलरली बाईपास वाले पेशेंट में भी यही है कि बाईपास का ग्राफ भी अलग अलग सर्जन अलग अलग एंगल्स पे लगा सकता है, तो कई बार वैसी नलियों में भी एंजियोग्राफी करने में हमें तकलीफ होती है कि कैथेटर को बिठाना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हर सर्जन नली को किसी भी पॉइंट पे अटैच कर सकता है। तो वैसे केसेस में भी सीटी एंजियो करने से कई बार रेगुलर एंजियो की माथापच्ची बच जाती है और रिपोर्ट्स काफ़ी रीजनेबल रिपोर्ट्स आ जाते हैं। हालांकि लेकिन सीटी एंजियो में उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू रेगुलर एंजियो से कम होता है, तो इसलिए अगर कंपेरेटिवली अगर ख़राब रिपोर्ट आती है तो उसको हमें कंफर्म करने के लिए फिर कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो रिपीट करना पड़ता है। पर अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है, उसको नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं, वो अच्छी है। तो अगर नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि फर्दर टेस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर अब नॉर्मल या ख़राब रिपोर्ट आ रही है तो उसको हमें रिकन्फर्म करने के लिए रेगुलर एंजियो की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हार्ट की बाहर की जो झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, अगर उसमें कोई सूजन आ रही है या वो हार्ट का ज़्यादा थिक हो गया है और हार्ट को दबाव कर रहा है, जिसको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिस बोलते हैं, इस बीमारी में भी सीटी स्कैन का काफ़ी रोल है। और कई बार हार्ट में अगर किसी को इंजरी हुई है, वो चाकू वगैरह लगा हो या किसी को कोई चोट हुई हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी को कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो उसमें भी सीटी स्कैन का वैल्यू होता है कि हार्ट के आसपास कोई स्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है, कोई हड्डी फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुई है, और इसमें हार्ट का कोई टिश्यू डैमेज तो नहीं हुआ है, हार्ट के पेरिकार्डियम में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। ये सब भी सीटी स्कैन में कई बार सिंपल इको वगैरह से बेटर असेसमेंट किया जा सकता है। सीटी में इसके अलावा एक कैल्शियम स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज डेवलप होता है तो उसमें ब्लॉकेज के साथ साथ कैल्शियम भी एक पदार्थ है जो डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। ये कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा होता है तो नली में ब्लॉकेज को प्रेडिक्ट करता है। हालांकि ये 100% प्रेडिक्टिव नहीं होता, पर लेकिन जिन ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में बिल्कुल कम कैल्शियम है उसमें ब्लॉकेज होने का चांस कम है, ज़ीरो नहीं, पर अगर ज़्यादा कैल्शियम है तो ब्लॉकेजेस होने का चांस ज़्यादा है। तो इसके लिए हम एक कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। ये सीटी एंजियोग्राफी से अलग इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, तो कंपेरेटिवली इसमें साइड इफेक्ट्स के चांस कम रहते हैं और इसमें थोड़ा बहुत असेसमेंट हो सकता है। पर ये भी बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और जहाँ कैल्शियम स्कोर ज़्यादा आता है वहाँ पे हमें कंफर्म करने के लिए उसको रेगुलर एंजियो ही करना पड़ता है। इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू सीटी एंजियोग्राफी के कंपैरिजन से काफ़ी कम है। इसमें खाली एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे हम ईसीजी को करते हैं वैसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, पर जहाँ एग्जैक्ट ब्लॉकेज का कितना % है, उसमें कुछ करना है कि नहीं, वो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें एंजियोग्राफी की या सीटी एंजियोग्राफी की ही ज़रूरत पड़ती है।
CT एंजियो जो हम कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं वो कई बार फेल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काफ़ी केसेस में हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं, यानी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं, जिसमें कैल्शियम कई बार जीरो भी हो तो भी हो सकता है, तो जिनको हमें रप्चर्ड प्लाक बोलते हैं। तो वैसे केसेस में अगर CT स्कोरिंग नॉर्मल भी आए तो भी आदमी का हार्ट अटैक व्यक्ति को हो सकता है। तो ऐसे केसेस में रेगुलर एंजियो की प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा रहती है, CT कैल्शियम स्कोरिंग की प्रेडिक्टिव वैल्यू ऐसे केसेस में कंपेरेटिव थोड़ी कम होती है, और बिल्कुल जीरो स्कोरिंग आने पर भी पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क जीरो है ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसे लोग को भी हार्ट अटैक आ सकता है। ज़्यादातर CT एंजियोग्राफी हम यंग पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं जहाँ पे हमें डाउट रहता है कि पेशेंट को ब्लॉकेज आने का चांस बहुत कम है, हमें सिर्फ रूल आउट ही करना है कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं, रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, वहाँ पे हम CT एंजियो प्रेफर करते हैं। जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट श्योर होता है कि ब्लॉकेज आने वाला है या पेशेंट उम्र दराज है, नेलियो में कैल्शियम आने का चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे हम रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर नेलियो में कैल्शियम ज़्यादा है तो कई बार CT की फाइंडिंग्स गलत भी आ जाती हैं और वैसे केसेस में CT के गलत करने का चांस ज़्यादा होता है। तो वैसे केसेस में रेगुलर एंजियो की प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CT एंजियो। तो उम्र दराज पेशेंट में हम ज़्यादातर कन्वेंशनल एंजियो प्रेफर करते हैं। यंग पेशेंट जहाँ 30-40 से कम की एज का कोई पेशेंट पेन लेके आता है वहाँ हमें रूल आउट करना होता है, तो वहाँ हम CT एंजियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कंपेरेटिवली लेस इन्वेजिव है और उसमें रिस्क कम है। इसके अलावा अगर किडनी डिजीज़ का प्रॉब्लम है पेशेंट को तो हम कन्वेंशनल एंजियो प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है वो कम होता है। जो कन्वेंशनल एंजियो हम यूज़ करते हैं उसमें 10 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट में हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जबकि CT एंजियो में 100 ml कॉन्ट्रास्ट लगभग यूज़ होता है क्योंकि पूरी बड़ी नली में कॉन्ट्रास्ट से भरना पड़ता है उसको। तो वैसे केसेस में किडनी का डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो किडनी वाले प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट को हम रेगुलर एंजियो प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू CT एंजियो। अब हम बात करेंगे ट्रांस इसोफेजियल इको के बारे में। ट्रांस इसोफेजियल इको यानी एक इकोकार्डियोग्राफी का एक दूसरा फॉर्म है। इसमें हम जहाँ पेशेंट्स को हमें हार्ट को पीछे से असेस करना पड़ता है, यानी हार्ट के पीछे वाले स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हार्ट का रिदम का कोई प्रॉब्लम है नहीं कि नहीं, वैल्व का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हार्ट में कोई छेद है कि नहीं, ये सब चीज़ों को असेस करने के लिए एक बार ट्रांस इसोफेजियल इको करके एक टेस्ट होता है, इसको हम करते हैं। इसमें एक इकोकार्डियोग्राफी का एक प्रोब होता है जो कि एक दूरबीन जैसे ट्यूब में कनेक्टेड होता है। इसको जैसे एंडोस्कोपी का प्रोब हम पेट के अंदर डालते हैं खाने की नली के द्वारा, इस ट्यूब को भी हम खाने की नली के द्वारा पेट के अंदर डालते हैं और हार्ट को पीछे की तरफ से असेस करते हैं। नॉर्मली जो हार्ट होता है उसके पीछे की तरफ इसोफेगस होता है, यानी हार्ट की पीछे जो खाने की ट्यूब होती है वो रहती है। तो ये हार्ट का प्रोब को हम वहाँ पे ले जाके या कई बार पेट के अंदर ले जाके भी उस एंगल से हार्ट को असेस करते हैं। तो इसमें कई बार हार्ट के पीछे वाले एरिया में कोई क्लॉट है या हार्ट के पीछे वाले एरिया में कोई छेद वगैरह है कि नहीं, वो असेसमेंट बेटर किया जा सकता है। और कई बार अगर थोरैसिक व्यू यानी कि छाती के ऊपर से जब हम इको करते हैं, अगर उसमें विजन उतना प्रॉपर नहीं आता है तो हम ट्रांस इसोफेजियल इको को प्रेफर करते हैं। तो इसमें इमेज क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर आती है और पेशेंट को इकोकार्डियोग्राफी का रिजल्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा ऑथेंटिक दिया जा सकता है। ज़्यादातर हम ट्रांस थोरैसिक और ट्रांस इसोफेजियल इको को साथ में यूज़ करते हैं कि दोनों को एक साथ में यूज़ करके जो इस एंगल से बेटर स्ट्रक्चर्स असेस होते हैं वो आगे से कर लेते हैं, जो पीछे से बेटर असेस होते हैं वो पीछे से करते हैं, हार्ट के पीछे जो अन्य नली होती है उसके द्वारा करते हैं। ट्रांस इसोफेजियल इको के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा इन्वेजिव टेस्ट है तो इसके लिए खाली पेट होने की ज़रूरत है, पूरे रात उसको कुछ ना खाया हो वैसा कि रख के बुलाया जाता है और मॉर्निंग में सबसे पहले उनका टेस्ट किया जाता है। इसके लिए पेट पूरा खाली होना ज़रूरी है और इसमें थोड़ा सा पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए इसको रूटीनली नहीं किया जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट भी होता है, 3-4 हज़ार जैसा खर्चा आता है इसमें। इसको रूटीनली हम इसलिए नहीं करते हैं, भले इसमें इमेज क्वालिटी बेटर भी आती है तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट को थोड़ा नोजिया वगैरह लगता है, जब हम ट्यूब डालते हैं तो पेशेंट को थोड़ा घबराहट वगैरह होता है। तो ये उतना कंफर्टेबल टेस्ट नहीं है जितना कि ट्रांस थोरैसिक इको है। तो ज़्यादातर पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आता है या बेसिक असेसमेंट करना होता है तो ट्रांस थोरैसिक इको प्रेफर करते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं मिल पा रही है जिसमें ट्रांस इसोफेजियल इको की ज़रूरत है, तभी हम ट्रांस इसोफेजियल इको के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट 2 चीज़ों के बारे में, हार्ट का MRI के बारे में और कार्डियक एंजाइम्स के बारे में। हार्ट का MRI का रोल लगभग CT स्कैन जैसा ही है, उसमें हार्ट की कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ या हार्ट का कोई बीमारी है उसको हम असेसमेंट कर सकते हैं, हार्ट के आसपास के स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो असेसमेंट कर सकते हैं। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं MRI ज़्यादातर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स या हड्डियों के प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हार्ट क्योंकि बहुत रैपिडली मूविंग चीज़ होता है इसलिए MRI की इमेज क्वालिटी हार्ट के मामले में उतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए MR एंजियोग्राफी अगर हम हार्ट के लिए करते हैं तो रिपोर्ट उतनी ऑथेंटिक नहीं होती एज़ कम्पेयर CT एंजियोग्राफी की रिपोर्ट हार्ट के एंजियोग्राफी के हिसाब से थोड़ी बेटर आती है। पर हाँ, अगर हार्ट का किसी को स्नायु का कोई बीमारी है यानी मसल रिलेटेड कोई डिजीज़ है, जैसे हार्ट में मसल में कोई सूजन है जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, या मसल में कोई ज़्यादा थिक हो गई है या कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया जिसको इन्फिल्ट्रेटिव मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, या
हार्ट का वो टिश्यू जिंदा है कि नहीं, जिसको वाइबिलिटी असेसमेंट बोलते हैं, ये चीज़ें करने के लिए एमआरआई सबसे बेस्ट टूल है। और एमआरआई वैसे पेशेंट में हम डेफिनेटली रेफ़र करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का असेसमेंट सीटी स्कैन या इको वगैरह में उतना अच्छा नहीं होता जितना एमआरआई में होता है। पर एमआरआई का ये जो टेस्ट है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। एमआरआई वैसे मशीन तो सब जगह अवेलेबल होती है, लेकिन एमआरआई के लिए इसमें एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लगता है जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हर जगह जहाँ पे रेगुलर एमआरआई करते हैं या जहाँ हड्डियों का एमआरआई करते हैं या ब्रेन का एमआरआई करते हैं, वहाँ पे हार्ट का एमआरआई नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स हैं जहाँ डेडिकेटेड एमआरआई हार्ट का करने का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, वहीं पे इसको किया जा सकता है। एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए सारे सेंटर्स इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी कम केसेस में यूज़ किया जाता है। तो जब हार्ट का एमआरआई स्पेसिफिकली इंडिकेटेड होता है, तो जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहाँ पे हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं। हर जगह जहाँ पे एमआरआई अवेलेबल है वहाँ पे हार्ट का एमआरआई पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। लास्ट में हम बात करेंगे हार्ट के एंजाइम्स के बारे में, यानी हार्ट रिलेटेड ब्लड टेस्ट के बारे में। जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक का डाउट होता है, यानी सीवियर चेस्ट पेन होता है, वहाँ पे हम हार्ट का एंजाइम्स करते हैं। बेसिकली ये दो तरह के एंजाइम्स ज़्यादातर हम करते हैं, एक सीकेएमबी यानी क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल फ्रैक्शन, और एक ट्रोपोनिन करके। ये दो एंजाइम्स जो है जो नॉर्मल ब्लड में नहीं रहते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ही ये ब्लड में पॉजिटिव आता है। तो इस टेस्ट को हम हार्ट अटैक है या नहीं कंफर्म करने के लिए करते हैं। ये टेस्ट का में कुछ बातें समझने की ज़रूरत है कि जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है और अगर चेस्ट पेन को 1 या 2 घंटे ही हुआ है, तो ये टेस्ट का प्रेडिक्टिव वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली ये एंजाइम को ब्लड में निकलने के लिए कम से कम 4 घंटे का टाइम लगता है। 3 से 4 घंटे के बाद ही ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो जैसे ही पेशेंट आया और अगर उसको 1-2 घंटे से अगर पेन हो रहा है, तो उस का अगर हम ट्रोपोनिन टेस्ट वगैरह करते हैं तो रिपोर्ट गलत आने का चांस है। वैसे केस में हमको ट्रोपोनिन टेस्ट कुछ घंटे के बाद फिर से रिपीट करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि पहला ट्रोपोनिन नेगेटिव आता है और सेकंड ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है। वैसा होता है क्योंकि जो टिश्यू का डैमेज है उसके बाद ये ट्रोपोनिन लेवल्स को या ये सीकेएमबी फ्रैक्शन को ब्लड में निकलने में कुछ घंटे का टाइम लगता है। ट्रोपोनिन का पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो ऑलमोस्ट 95 to 99% श्योर होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, और उसके बाद फर्दर हमें एंजियोग्राफी करके उसको कंफर्म करना पड़ता है। पर इसमें एक चीज़ है कि कई बार ट्रोपोनिन बहुत लो टाइटर्स में यानी बहुत कम अमाउंट में पॉजिटिव होता है, तो वैसे केस में फॉल्स पॉजिटिव थोड़ा हो सकता है। जिस किसी को हार्ट का अगर इन्फेक्शन हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, उसमें थोड़ा बहुत टाइटर्स ट्रोपोनिन का पॉजिटिव आ सकता है। पर अगर हाई ट्रोपोनिन पॉजिटिव है यानी उसके टाइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक को कंफर्म करता है। और वैसे लोगों में ज़्यादातर हमें एंजियो करके कंफर्म करना पड़ता है कि कोई हार्ट अटैक है या नहीं। ब्लड सैंपल्स वगैरह जो है, जो पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसी टाइम पे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना चाहिए, और उसके बाद अगर एडमिशन सैंपल्स अगर नॉर्मल आए तो उसके बाद उसका रिपीट सैंपल हम 4 से 6 घंटे के बाद एक और सैंपल ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट हार्ट अटैक के बाद तुरंत आता है तो ब्लड लेवल्स ट्रोपोनिन का पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि वो एंजाइम को ब्लड में रिलीज होने में 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है, तो सेकेंड सैंपल पॉजिटिव आता है। कई बार ऐसे पेशेंट में हमें सीरियल टाइटर्स भी करने पड़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम 6 घंटे के बाद एक सैंपल लेते हैं, उसके बाद 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद एक और सैंपल लेते हैं, और उसमें ट्रोपोनिन बढ़ रहा है कि घट रहा है उसका ट्रेंड को देखते हैं। ऐसे केसेस में हार्ट अटैक से पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है या नहीं उसको असेस किया जा सकता है। और अगर ट्रोपोनिन का टाइटर्स मल्टीपल टेस्ट में बढ़ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट का हार्ट अटैक बढ़ा है और उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल सैंपल्स लेने को सीरियल टाइटर एवैल्यूएशन बोलते हैं। कई बार पेशेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीपल सैंपल्स क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट लगभग 800-1000 रुपये जैसा होता है, तो 3-4 बार सैंपल लेने से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो पेशेंट को लगता है कि मल्टीपल सैंपल्स क्यों लिए जा रहे हैं। पर इसमें ये भी रिपोर्ट लगभग वैसे ही है जैसा कि ECG इको होता है, और उसमें मल्टीपल बार सैंपल करने से हर बार की वैल्यूज़ में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से हमें रिपोर्ट को एनालाइज और असेस करने में थोड़ा सा मदद मिलती है। यूजली ये जो ट्रोपोनिन का वैल्यूज़ है वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। ये फॉल्स पॉजिटिव जो ट्रोपोनिन है वो कभी कभार अगर पेशेंट को हार्ट का कोई इन्फेक्शन हो, जिसे को मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, तो आ सकता है, या किसी को अगर किडनी का तकलीफ हो, किडनी का फेलियर हो, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। पर ऐसे फॉल्स पॉजिटिव जो आता है ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में जब भी आता है तो उनका वैल्यू जो है, जिसको टाइटर लेवल बोलते हैं, वो काफ़ी कम रहता है, यानी जो कट ऑफ वैल्यूज़ है उससे थोड़ा सा ही वैल्यू ज़्यादा रहता है, यानी लो टाइटर पॉजिटिव रहता है। पर अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत हाई पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा टाइटर्स अगर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कोई सिग्निफिकेंट डैमेज हार्ट के मसल को हुआ है, और ऐसे केसेस में ज़्यादातर केस में हम लोग को एंजियोग्राफी करके रीअसेस करना पड़ता है। जो CKMB है
उसमें फॉल्स पॉजिटिविटी का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बॉडी की काफ़ी मसल्स में होता है। तो अगर पेशेंट को मसल का कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी इंजरी हो या किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी बीमारियों में ये CKMB पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए CKMB का वैल्यू कंपेरेटिवली ट्रोपोनिन से काफ़ी कम होता है। अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी बेसिस पे डिसीजन ज़्यादा अच्छे से लिया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू CKMB के वैल्यूज़ के हिसाब से। हालांकि जब भी पेशेंट आता है तो हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ कराते हैं, पर वैल्यू ज़्यादा ट्रोपोनिन की होती है। CKMB की वैल्यू एक्चुअल में वहाँ होती है जहाँ पेशेंट हार्ट अटैक के 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाता है। तो वैसे केसेस में क्योंकि CKMB ब्लड में जल्दी रिलीज़ हो जाता है, तो उस पेशेंट में CKMB के पॉजिटिव आने का चांस ज़्यादा होता है। ट्रोपोनिन की वैल्यूज़ जो है ब्लड में 4 से 6 घंटे के बाद पॉजिटिव आती है, पर वो चलती लंबे टाइम तक है। ट्रोपोनिन की वैल्यू ज़्यादातर 14 से 21 दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो अगर हार्ट अटैक होने के 10 दिन या 5 दिन के बाद भी अगर पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि 10 दिन पहले मुझे चेस्ट पेन था, तो भी हम ट्रोपोनिन वैल्यू से असेस कर सकते हैं कि उस दिन जो चेस्ट पेन था वो हार्ट अटैक था कि नहीं। जबकि CKMB का जो वैल्यूज़ है वो 2 से 3 दिन में कम हो जाता है। तो CKMB वैल्यू अगर 5-7 दिन के बाद अगर पेन के बाद पेशेंट आता है तो उसका वैल्यूज़ नॉर्मल आ सकता है। ऐसा पेशेंट अगर ये बोलता है कि मुझे बार बार पेन हो रहा है, या लास्ट टाइम जो हार्ट अटैक आया था उसके बाद दोबारा पेन आया है, वो भी हार्ट अटैक है कि नहीं, या स्टेंट में कोई क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं हुई है, जिसको रीइन्फेक्शन बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट में CKMB का वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रोपोनिन जो है वो लास्ट वाले हार्ट अटैक से भी कंटिन्यूस पॉजिटिव आ सकता है। तो वैसे केसेस में हम CKMB को असेस करके ये देख सकते हैं कि ये बीच वाले पीरियड में फ्रेश हार्ट अटैक तो नहीं आया, यानी रीइन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या स्टेंट में कोई क्लॉटिंग तो नहीं हुई है। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे केस में ट्रोपोनिन को हम टाइटर्स से असेसमेंट कर सकते हैं कि वो टाइटर्स पहले से अगर बढ़ गया है, पहले अगर 20,000 था और अभी 40,000 हो गया, तो इसका मतलब वो फ्रेश हार्ट अटैक आया है, यानी पेशेंट को स्टेंट में या नली में वापस से कोई दोबारा अटैक आया है। तो इससे हम रीइन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को इन एंजाइम के माध्यम से असेस कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी पेशेंट हमारे पास अर्ली फेजेस में आता है तो ये ट्रोपोनिन वैल्यूज़ को हम असेस करके उसका हार्ट अटैक है या नहीं वो असेस करते हैं। ये रिपोर्ट्स का पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छा होता है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम होता है। यानी कि अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है तो ऑलमोस्ट 95 to 99% श्योर होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। लेकिन अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल आता है तो ज़्यादातर माइनर हार्ट अटैक्स में या कई बार बड़े हार्ट अटैक्स में भी ट्रोपोनिन वैल्यूज़ थोड़ा नॉर्मल आ सकता है। तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रोपोनिन का कम है, या अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल आता है तो उसकी वैल्यू असेसमेंट में काफ़ी कम है, पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसका असेसमेंट में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। CKMB की भी वैसी सिचुएशन है, उसमें भी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छा है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उसकी भी कम है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स में एक और असेसमेंट ब्लड का करते हैं जिसको डी डाइमर वैल्यूज़ बोलते हैं। ये डी डाइमर जो है जब लंग्स की नली में अगर किसी को क्लॉट आता है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ये बीमारी में डी डाइमर को असेसमेंट करते हैं। अगर डी डाइमर रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो एम्बोलिज्म की बीमारी को कंप्लीटली रूल आउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 98% नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इसकी होती है। हालांकि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि डी डाइमर कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और हाई टाइटर्स में पॉजिटिव आती है तो CT एंजियोग्राफी करके हमको पेशेंट को एम्बोलिज्म है कि नहीं वो कंफर्म करना पड़ता है। पर अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो वैसे केसेस में ऑलमोस्ट 95 to 98% श्योर है कि पेशेंट को एम्बोलिज्म नहीं है, तो हम उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट ना भी करें तो चलता है। इसके अलावा ब्लड का एक और टेस्ट है NT-proBNP करके, ये हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। कई बार अगर पेशेंट को ऐसा होता है कि हार्ट अटैक लंग्स की वजह से सांस फूल रही है कि हार्ट की वजह से सांस फूल रही है, ये डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रहा है, और ECG इको के पैरामीटर्स भी काफ़ी डाउटफुल आ रहे हैं, तो वैसे केसेस में ये ब्लड का टेस्ट होता है जिसका वैल्यू अगर हाई आता है तो वो हार्ट फेलियर को सजेस्ट करता है, अगर लो आता है तो लंग्स के बीमारी की तरफ ज़्यादा पॉइंट आउट करता है। तो ये टेस्ट को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट को सांस फूलने की प्रॉब्लम है, लेकिन ECG इको या बाकी कोई भी टेस्ट से क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये सांस का प्रॉब्लम हार्ट की वजह से कि लंग्स की वजह से। तो NT-proBNP करके जो ये टेस्ट है उसके टाइटर्स के हिसाब से हम असेस कर सकते हैं कि ये बीमारी कहाँ पे हो रही है, और हार्ट का बीमारी होने का चांस ज़्यादा है कि लंग्स की बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। और इसके भी सीरियल वैल्यूज़ को असेस करके हम पेशेंट की लॉन्ग टर्म कंडीशन को असेस कर सकते हैं कि उसका हार्ट फेलियर ठीक हो रहा है कि नहीं दवा से, वो भी हम इस NT-proBNP के माध्यम से असेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में हार्ट की जो सीरियल टेस्ट या रूटीन ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं, जो फॉलोअप में पोस्ट प्लास्टिक पेशेंट्स में या रूटीन पेशेंट्स में हम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ब्लड शुगर लेवल्स है। इसमें खाली पेट और भरा पेट दोनों का ब्लड शुगर लेवल असेस करना चाहिए। HbA1c जो कि 3 महीने का ब्लड शुगर वैल्यूज़ होता है, जो कि हर 3 महीने में हमें रिपीट करना चाहिए, ये देखने के लिए कि पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल्स कैसा चल रहा है।
इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यूज़ होता है जो कि किडनी के टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि हार्ट की दवाइयों से किडनी पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, और दूसरा किडनी का फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हार्ट की बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा, दवाओं का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा, वो देखने के लिए करते हैं। सोडियम पोटेशियम वैल्यूज़ देखते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसमें पोटेशियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हार्ट की दवाइयों से कई बार पोटेशियम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आने से तुरंत पेशेंट को खतरा हो सकता है। अगर पोटेशियम वैल्यू ज़रा भी कम हो जाए तो हार्ट को बंद कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो भी हार्ट को बंद कर सकता है। किडनी पेशेंट में पोटेशियम वैल्यूज़ को असेस करने का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, तो ऐसे पेशेंट में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा साल में एटलीस्ट एक बार हमें लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का टेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों में शुगर वैल्यूज़ बार बार फ्लक्चुएट हो रही हैं या बार बार कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ फ्लक्चुएट हो रही है और दवा का डोज चेंज किया जा रहा है, उस पेशेंट्स में हमें ये पैरामीटर्स को हर 2 से 3 महीने में भी चेक करना चाहिए। अदरवाइज लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार भी अगर असेस करें तो दवा का डोज टाइट्रेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।